नमस्कार, मेरा नाम है सैयद सोबान और आप देख रहे हैं जागरणजोश.com। ये आपने कहीं ना कहीं तो दोस्तों जरूर सुना होगा कि सपने वही सच होते हैं जिन्हें खुली आंखों से देखा जाता है। और ऐसा ही एक सपना देखा था अभिषेक जैन ने और उस सपने को सच करके दिखाया है। इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिषेक जैन से, जिन्होंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 के एग्जाम्स में 24th रैंक हासिल करके अपने आईएएस बनने के सपने को साकार किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स मीट अभिषेक जैन। अभिषेक, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको इस सक्सेस पर। थैंक यू। अभिषेक, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, वो आपसे मिलना चाह रहे थे, इसीलिए हमने कोशिश किया कि आपकी मुलाकात सभी व्यूअर्स से कराएं। और इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़ें तो आपको ये बता देते हैं कि हम जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपने स्ट्रैटेजीज बनाई अपने प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, मेंस के लिए और इंटरव्यू के लिए, जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो आपसे सीखना चाहते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आपसे ये सवाल करते हैं कि आप मुझे अगर अपने परिवार के बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में बताएं। मैं बेसिकली दिल्ली का रहने वाला हूँ। अभी मैं 24 इयर्स ओल्ड का हूँ। तो मैंने ग्रेजुएशन अपनी की थी बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। बाकी मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 111 रैंक आई थी और आईआरएस आईटी सर्विस मिली थी एंड आई एम अंडर ट्रेनी एट एनआईडीटी नागपुर। सो बाकी मेरे फादर बिजनेसमैन हैं, मेरी मदर हाउसवाइफ है, मेरा एक छोटा भाई भी है जो कि अभी स्टूडेंट है। ओके, तो ये बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो अभी नहीं जानते हैं कि अभिषेक का फोकस जो था वो आईएएस पे था। ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था और 2018 में भी आपने क्वालिफाई किया था, 111 रैंक आई थी आपकी। और इस बार यानी कि 2019 में आपकी जो रैंक है वो 24 रैंक हो गई है। और जो आपने सपना देखा था, अपनी खुली आंखों से सपना देखा था, उस सपने को आपने साकार किया है। तो अभिषेक, आपसे मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि जो प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी होती है, बहुत सारे व्यूअर्स हैं, उनको नहीं समझ में आता है कि किस तरह से शुरुआत करी जाए। तो आपने किस तरह से शुरुआत करी, उसके बारे में हमें बताइए प्लीज। जब मैंने स्टार्टिंग करी तो सबसे पहले यूपीएससी का सिलेबस बहुत ध्यान से पढ़ा। एस्पिरेंट्स बहुत बार ये गलती करते हैं कि सिलेबस वो ध्यान से नहीं पढ़ते। वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम किसी भी एग्जाम में एंट्री ले रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस एग्जाम का सिलेबस क्या है, उस एग्जाम की डिमांड्स क्या है। दूसरी बात ये रही कि वी शुड ऑलवेज स्टार्ट विद द बेसिक्स। सो मैंने सबसे पहले एनसीईआरटी से स्टार्ट किया। 8 to 12 की जितनी बेसिक हमारी एनसीईआरटीज होती हैं उनको कवर अप किया। थर्ड चीज ये है कि प्रीलिम्स एंड मेंस, इन दोनों की जो पढ़ाई है ना, दैट शुड बी इंटीग्रेटेड, क्योंकि कंटेंट हमारा सेम है, सोर्सेज एंड बुक्स हमारे सेम रहते हैं दोनों के। इट्स जस्ट दैट बाद में जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे प्रीलिम्स के लिए अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं तो थोड़ी हमें फैक्चुअल नॉलेज पे ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि बहुत माइन्यूट फैक्ट्स भी कभी कभार यूपीएससी अपने क्वेश्चंस में पूछ रहा है। दूसरा, प्रीलिम्स में हमें पता होना चाहिए पास्ट ईयर पेपर्स से कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल हम अगर ट्रेंड देखें पिछले 2-3 सालों से तो ज्योग्राफी के अंदर कोर ज्योग्राफी से कम आ रहे हैं क्वेश्चंस, जबकि मैप वर्क से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो हमें अपनी प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी को यूपीएससी की डिमांड्स के हिसाब से अलाइन करते जाना है, लगातार अडेप्ट करते जाना है। तीसरी बात है प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स। ऑलमोस्ट 50% ऑफ प्रीलिम्स हमारा करंट इवेंट से आएगा, तो वहां हमें हल्की सी भी चूक नहीं करनी है। वी हैव टू गेट वेरी डीप नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। हर तरीके के फैक्ट्स, हर तरीके के कॉन्सेप्ट्स हमारे बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। चौथी बात होती है टेस्ट प्रैक्टिस। तो हम अक्सर क्या करते हैं कि हम पढ़ते जाते हैं लेकिन अपनी नॉलेज को अप्लाई नहीं करते। सो प्रीलिम्स के लिए हमें जितने ज्यादा टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर है, ताकि हमें एलिमिनेशन टेक्निक्स, गेस वर्क की टेक्निक, ये वाली टेक्निक समझ में आ सके और एग्जाम के अंदर हम अच्छा परफॉर्म कर सके, प्रॉपर टाइम मैनेज कर सके एग्जाम के अंदर। ओके, तो अभिषेक, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए हैं और होपफुली व्यूवर्स इसे अगर चाहेंगे अडाप्ट करना तो वो अपने जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ज़रूर अडाप्ट करेंगे। यहाँ पर एक सवाल जो बहुत बार सामने आता है, बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं जो कमेंट करके हमसे पूछते रहते हैं कि न्यूज़पेपर तो वो रोज़ पढ़ते हैं, लेकिन आईएएस की प्रिपरेशन के लिए, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए न्यूज़पेपर का पढ़ने का सही तरीका क्या है? अगर आप अपना जो आपका तरीका था वो शेयर करके हमें बता सकें तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो व्यूअर्स के लिए। तो एक्चुअली ये होता है कि हमें न्यूज़पेपर ए टू जेड कंप्लीटली नहीं पढ़ना होता। बहुत सारे हमें, जैसे मैंने बताया, अगर आपको स्टार्टिंग में सिलेबस का पता है
और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स का पता है, तो आप पहचान जाओगे कि न्यूज़पेपर के अंदर कौन सा आर्टिकल हमारे सिलेबस के लिए रेलेवेंट है और कौन सा आर्टिकल हमारे सिलेबस के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो वहीं पर हमें जो इररेलेवेंट आर्टिकल्स हैं उनको साइड ऑफ करना है, उनको नहीं पढ़ना, वहां पर हमारा पूरा टाइम बचता है। और जो रेलेवेंट आर्टिकल्स हैं उनको ध्यान से पढ़ना है, ताकि उनकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उनकी जो फैक्चुअल नॉलेज है, वो भी हमें ढंग से पता कर पाए। दूसरा ये होता है कि हम हर रोज न्यूज़पेपर के नोट्स, मैं पर्सनली नहीं बनाता था, तो आजकल जो है ऑनलाइन हमें समरीज मिल जाती है मंथली करंट अफेयर्स की। तो मेरा आइडिया ये रहता था कि मैं अपनी चीजों को कंडेंस करूं। तो सपोज 12 महीने के करंट अफेयर्स हमें प्रीलिम से पहले करने हैं, तो मेरे पास वो 12 बुकलेट्स हैं। अब न्यूज़पेपर से अगर मुझे कोई आर्टिकल अच्छा लग रहा है तो मैं उसके स्टिकी नोट पर कोई नोट बनाऊंगा और उन्हीं किसी मंथली करंट अफेयर वाली बुक के अंदर चिपका दूंगा, ताकि एंड में प्रीलिम से पहले जब रिवीजन करनी होगी तो मुझे पता है कि करंट अफेयर्स के लिए मुझे 12 पतली पतली बुक्स हैं, ये करनी है बस, इसके बाहर मुझे कुछ नहीं देखना। जितनी भी बाहर की नॉलेज थी सब मैंने पेपर पे इसी बुक के साइड में लिख रखी है, तो उस टाइम रिवीजन में बहुत आसानी हो जाती है। तो न्यूज़पेपर की स्ट्रैटेजी आपकी इस तरीके से रहनी चाहिए। ओके, तो ये आपने प्रीलिम्स की हमें स्ट्रैटेजी बता दी है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई पर बातें नहीं करते हैं, थोड़ा आपके परिवार के बारे में भी बातें करते हैं। तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला था अभिषेक की यूपीएससी में आपको सिविल सर्विसेज एग्जाम में जाना है और आईएएस बनना है? कहाँ से आप इंस्पायर हुए थे? एक्चुअली मेरे दादाजी गवर्नमेंट सर्विस में थे और ही हैज वर्कड अंडर सेवरल आईएएस ऑफिसर्स। ओके, तो ही यूज्ड टू टेल मी कि किस तरीके से आईएएस ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली चेंजेस ला पाते हैं, दे कैन एक्चुअली मेक पॉलिसीज व्हिच रियली अफेक्ट पीपल ऑन द ग्राउंड। दूसरा, मैंने अपने टाइम पे ये देखा कि मेरे पेरेंट्स हमेशा मेरे को सपोर्ट करते रहे, तो मैंने जो लाइफ में डिसीजन लिया दे वर सपोर्टिव ऑफ मी। बीच में मैंने बोला कि शायद मुझे एमबीए की तरफ जाना है, दे वर लाइक ठीक है। फिर मैंने एंड में आके कॉलेज में डिसाइड करा कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज में ही जाना है, तो दे वर लाइक इसमें भी ठीक है। उन्होंने कभी भी मुझ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई और हमेशा सपोर्टिव थे। तो दादाजी की इंस्पिरेशन, पेरेंट्स का सपोर्ट, यहाँ से मैंने सिविल सर्विसेज का सोचा। ओके, सो दादाजी ने आपको इंस्पायर किया कि मेरा पोता भी आईएएस बन के दिखाएगा, और बन के दिखा दिया है अभिषेक ने। और यहाँ पर आप चलिए वापस चलते हैं पढ़ाई की तरफ, और मेंस के एग्जाम के लिए जैसा आपने वैसे भी बताया कि प्रीलिम्स का एग्जाम और मेंस की जो तैयारी होती है वो साथ साथ करनी चाहिए। बट स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, जब मेंस का एग्जाम करीब आ रहा होता है तो किस तरह की प्रिपरेशन करनी होती है? इसी में एक सवाल और ऐड कर देता हूँ कि आंसर राइटिंग का दौर भी आता है जब मेन एग्जाम के लिए, जब बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। उसके बारे में अगर आप कुछ थोड़ा हेल्प कर पाएं व्यूवर्स की, एस्पिरेंट्स की। जब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो आफ्टर 2 और 3 मंथ्स हमें आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। वी शुड नॉट वेट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम कि हम आंसर राइटिंग प्रीलिम्स हो जाने के बाद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दैट विल बी डिजास्टरस। आंसर राइटिंग की जो स्किल है इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप, क्योंकि 3 आवर्स के अंदर हमें इतना ज्यादा लिखना होता है कि पर क्वेश्चन मुश्किल से 6 to 7 मिनट्स हमें मिलते हैं। उस 6 to 7 मिनट्स में हमें क्वेश्चन को समझना है, उसकी डिमांड्स लिखनी है, प्रेजेंटेशन भी अच्छी बनानी है, और ये स्किल आते आते बहुत टाइम लग जाता है। दूसरी बात, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हमें टेस्ट सीरीज के थ्रू भी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सपोज मैंने एक क्वेश्चन उठाया और वो मैं लिखने बैठ गया, मैंने वो क्वेश्चन 20-30 मिनट्स में लिखा, इट इज ऑफ नो यूज, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में हमें 6 to 7 मिनट्स में लिखना है। तो हमें प्रॉपर 20 क्वेश्चंस का टेस्ट लेना चाहिए, चाहे वो यूपीएससी का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो। हम वो उठाएं, स्टॉप वॉच लगाएं कि 3 आवर्स में मुझे पेपर हर हालत में कंप्लीट करना है। तीसरा, आंसर राइटिंग में हमें ब्रॉड अप्रोच रखनी है। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा गया है तो उसका पॉलिटिकल एंगल होगा, इकोनॉमिक एंगल होगा, सोशल एंगल होगा, टेक्नोलॉजिकल एंगल होगा, लीगल एंगल होगा, एनवायरमेंटल एंगल होगा, एथिकल एंगल होगा। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस में इस पर्टिकुलर चीज के बारे में क्या चल रहा है वो एंगल होगा। वो सारे एंगल्स हमें एक्सप्लोर करने चाहिए अपने आंसर के अंदर। चौथा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। हमें बेतुका क्रिटिसिज्म नहीं करना गवर्नमेंट का, लेकिन अगर किसी पॉलिसी में कोई छोटी मोटी कमी है जो कि गवर्नमेंट भी बहुत बार मानती है, एंड गवर्नमेंट इज आल्सो ओपन फॉर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वहां पर हम बेसिक उस पॉलिसी की अगर कोई इंप्लीमेंटेशन में लैक है या कहीं पे कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती थी वो प्रेजेंट करनी चाहिए। और एंड में आके अपने क्रिएटिव सॉल्यूशंस कि हमेशा हमें अपने आंसर में सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना है कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप वहां जाके इस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हम एडमिनिस्ट्रेशन में सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए जा रहे हैं।
तो बाकी इस चीज पे बहुत फोकस होना चाहिए। आंसर राइटिंग इज द की टू यूपीएससी। तो यहाँ पर हमने बात कर ली मेंस की प्रिपरेशन किस तरह से करी, और यहाँ पर एक सवाल मैं आपको और पूछ लेता हूँ कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चुना जाए, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। कुछ ग्रेजुएशन करके आते हैं किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, लेकिन उनका मन करता है कि कोई और सब्जेक्ट वो चूज कर लें। आपका क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट रहा और आपने कैसे उसको चूज करने का डिसीजन लिया? तो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी था, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन कॉमर्स से की हुई है। तो मेरे को क्लियर था कि मेरे को अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही लेना है, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया तो मैंने कॉमर्स ऑप्शनल के प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे। तो मैंने उसमें देखा कि अराउंड 50 to 60% सिलेबस मेरे को पहले से ही आता था, क्योंकि आई हैव कवर्ड दैट इन माई ग्रेजुएशन। तो बाय डिफॉल्ट मेरे लिए वो एक एडवांटेज था, इसलिए मैंने अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ही अपना ऑप्शनल लिया। बाकी मेरे को ऐसा लगता है कि ऑप्शनल चूज करते हुए हमें बहुत वाइजली चूज करना चाहिए, क्योंकि इट्स अबाउट 500 मार्क्स। दैट टू 500 में बहुत डिफरेंस क्रिएट हो जाता है ऑप्शनल पेपर्स में। किसी के 330 आ रहे हैं तो किसी के 200 भी आ रहे हैं। तो ये डिफरेंस पार कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तीसरा, ऑप्शनल के लिए रैट रेस में ना भागे, अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को कंसिडर करें, अपने इंटरेस्ट को कंसिडर करें। उस ऑप्शनल के साथ आप 2-3 साल बिता पाएंगे नहीं बिता पाएंगे, उस ऑप्शनल को आप टाइम दे पाएंगे नहीं पाएंगे, उस ऑप्शनल का मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, ये सब फैक्टर्स कंसिडर करें और अपने ऑप्शनल को चूज करें। ओके अभिषेक, तो ये तो बात हो गई किस तरह से आप ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जिनसे मेरी बात होती है, और वो कहते हैं कि सिविल सर्विसेज की जब वो प्रिपरेशन कर रहे थे तब उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रखे थे। उनको जो इंटरेस्ट थे उनके, उनको वो नहीं फॉलो कर पाते थे क्योंकि वो प्रिपरेशन कर रहे होते थे। तो आपका इस पर क्या कहना है कि किस तरह से लाइफ में बैलेंस बनाकर रखना चाहिए? मेरा ऐसा मानना है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करना कोई पाप नहीं है। जी। आप अपने आप को इतना ज्यादा बांध कर, अपने सारे इंटरेस्ट को छोड़कर आप लंबे समय तक पढ़ाई नहीं कर सकते। तो मेरा ऐसा मानना है कि हमें लाइफ में बैलेंस बना के चलना चाहिए। पढ़ाई हमें करनी ही है, वो तो करनी ही पड़ेगी यूपीएससी के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम अपने इंटरेस्ट के लिए निकालना भी बहुत जरूरी है। तो मेरा अपना ऐसा रहता था कि मैं एटलीस्ट 1 आवर दिन में 1 घंटा अपने लिए निकालता ही निकालता था। चाहे मैं उसमें नेटफ्लिक्स देख रहा हूँ, चाहे मैं उसमें म्यूजिक सुन रहा हूँ, चाहे मैं बैडमिंटन जाके खेल आया, उस टाइम मैं पढ़ाई के बारे में नहीं सोचूंगा। इससे ये रहता था कि मैं हेल्दी भी रहता था, मैं खुश भी रहता था, और मैं लंबे समय तक पढ़ भी पाया। तो मेरे हिसाब से बैलेंस्ड अप्रोच बनाना बहुत जरूरी है। तो अभिषेक, आपने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि लाइफ में बैलेंस बनाकर रखना है, और साथ साथ हेल्थ की भी बात करी है आपने कि फिटनेस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि आप फिट रहेंगे तभी पढ़ाई कर सकते हैं। तो खैर, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, और आपसे मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह से आपने पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए जो प्रिपरेशन है वो करी, और आपकी क्या डे रूटीन रहता था, क्योंकि अब आपको पता था कि आप बस एक कदम दूर हैं कि आपका जो सपना है आईएएस बनने का। तो उस टाइम पर आपका डे रूटीन क्या रहता था और आपने कैसे उसको फॉलो किया? पर्सनालिटी टेस्ट में जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम बोर्ड उससे जरूर क्वेश्चंस पूछता है। तो मैंने अपने डैश से अराउंड 500 to 600 क्वेश्चंस बना लिए थे कि ये पोटेंशियल क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा सकते हैं, और अपने दिमाग में मैंने उनके आंसर्स भी सोच रखे थे। दूसरा, आपको इंटरव्यू के लिए कुछ क्वालिटीज अपने अंदर सोच के जानी चाहिए जो मैं प्रेजेंट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी। बहुत बार हम सोच लेते हैं कि हम बोर्ड के सामने फेक कर जाएंगे या अपनी फेक पर्सनालिटी दिखा देंगे, बट वी डू नॉट रियलाइज दैट वो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं। 30-35 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद वो वहां बैठे हैं, एंड वो 100% हमें पकड़ लेंगे। 100% वो दे विल कैच अस रेड हैंडेड अगर हमने कुछ भी वहां गलत बोला तो। तीसरा, कॉन्फिडेंस। हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए इंटरव्यूज की भी, चाहे शीशा लगा के शीशे के सामने आपने थोड़ी देर बोल के प्रैक्टिस कर ली, चाहे आपने मॉक इंटरव्यूज दे दिए। अगर आपका कोई स्टडी ग्रुप है जो कि मेंस क्लियर्ड है, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो आपस में एक दूसरे के मॉक इंटरव्यूज ले लिए, तो वो प्रैक्टिस बहुत काम आती है। बाकी आपने रूटीन के बारे में पूछा। एक्चुअली दोनों टाइम मेरा रूटीन बहुत डिफरेंट था, क्योंकि मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं घर पे ही था तो मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन करता था, बट सेकेंड अटेम्प्ट में मैं अंडर ट्रेनी था। तो फुल डे की ट्रेनिंग के बाद फिर जब शाम को थोड़ा बहुत जो टाइम मिलता था उसमें मैं इंटरव्यू के लिए कर लेता था प्रिपरेशन। ओके। तो यहाँ पर ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब आपने सेकेंड अटेम्प्ट दिया तो आप उस वक्त अंडर ट्रेनिंग थे,
और उस वक्त ट्रेनिंग के साथ साथ टाइम निकाल पाना और उसके बाद 24 रैंक लेकर के आ पाना एक काबिले तारीफ बात है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं वो जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करते हैं, सिविल सर्विसेज ही नहीं किसी और प्राइवेट कंपनी में भी वो काम करते हैं और उनकी तमन्ना रहती है कि वो आईएएस ऑफिसर बने, तो वो जॉब के साथ काम करते हैं। तो उनके लिए कुछ अगर आप टिप्स देना चाहेंगे तो वो प्लीज बताएं। मेरा ऐसा मानना है कि ज्यादा घंटे पढ़ने से नहीं, लेकिन हम जितना भी पढ़ रहे हैं वो कितनी क्वालिटी से पढ़ रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। तो अगर जो जॉब वाले लोग हैं वो दिन में 5 to 6 आवर्स भी फुल कंसंट्रेशन से निकाल पा रहे हैं शाम को, प्लस वीकेंड्स वो अपना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, सो दे कैन डेफिनेटली डू इट। और पास्ट ईयर ट्रेंड से अगर देखा जाए तो जो जॉब वाले कैंडिडेट्स हैं उनको एक एडेड एडवांटेज रहती है, क्योंकि वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को पेपर्स में लिख के आते हैं, वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस को इंटरव्यू में शेयर करते हैं जब बोर्ड उनसे उनके जॉब के बारे में पूछता है। तो दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो हेल्प्स देम। सो जॉब मेरे हिसाब से कोई हिंड्रेंस नहीं है, यू कैन यूटिलाइज इट एज एन अपॉर्चुनिटी। ओके। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहता है बहुत सारे लोगों के मन में, ये कि कोचिंग क्या बेहद जरूरी है किसी भी कैंडिडेट के लिए जो प्रिपरेशन कर रहा है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने कोचिंग करी थी? जी मैंने कोचिंग की थी, लेकिन वहाँ कोचिंग कर कर आके मुझे जो रियलाइज हुआ वो ये है कि नेसेसिटी तो बिल्कुल नहीं है, बट अगर आपका मन है, आप करना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज गो फॉर इट। बेसिकली कोचिंग में आपको ये पता लगेगा कि आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है। दे डू प्रोवाइड यू अ पाथ, लेकिन अल्टीमेटली इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर सेल्फ स्टडी। आप खुद कैसे मेहनत कर रहे हैं, खुद कितना टाइम लगा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, दैट विल ऑल डिपेंड अपॉन यू। दूसरी बात, आजकल इंटरनेट का जमाना है, सब कुछ डेमोक्रेटाइज हो चुका है। तो अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप इंटरनेट पे जाएं, बहुत सारे टॉपर्स ने ब्लॉग्स अपने लिखे हुए हैं जिसमें पूरी स्ट्रैटेजी अपनी बता रखी है। वीडियोस, जागरण जोश जो वीडियोस करता है वो आप देख सकते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप अपनी स्ट्रैटेजी बना के पढ़ सकते हैं। सो कोचिंग इज नॉट अ नेसेसिटी। अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन उसको कोई फुल प्रूफ फॉर्मूला नहीं मानना चाहिए यूपीएससी क्रैक करने के लिए। ओके। तो बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो शायद चाह के भी नहीं कर सकते हैं, तो उनको भी हार नहीं माननी है। अगर आप फुल कंसंट्रेशन के साथ और पूरी लगन के साथ पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप कोचिंग करें ही, और बिना कोचिंग के भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो क्वालिफाई करते हैं। और यहाँ पर अब हम अभिषेक आगे बढ़ते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त कंटेंट अवेलेबल है, चाहे वो इंटरनेट की बात हो या फिर बुक्स की बात हो, तो कैसे चूज करें राइट कंटेंट? क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट पढ़ लेना भी एक तरह से मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। एक तो पढ़ना ही पहली बार डिफिकल्ट है, लेकिन इतना ज़्यादा जब आप समुद्र में से कुछ पढ़ना चाहते हैं तो सब कुछ आप कैसे पढ़ सकते हैं? तो पॉसिबल है ही नहीं। तो किस तरह से सही कंटेंट को चूज करें उसके बारे में बताइए। आपने बिल्कुल सही बात बोली कि हम अगर एक चीज के लिए 10 सोर्सेस को यूज करेंगे तो दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। हम अपना कॉम्पिटिटिव एज खो रहे हैं बाकी सब बच्चों से। तो बेटर यही रहता है कि जितना कंडेंस हमारा कंटेंट हो उतना अच्छा है। दूसरी बात, हम चूज कैसे करें। यूपीएससी की जो स्टैंडर्ड बुक्स चलती आ रही है ना, दे आर द बेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर पॉलिटी की मैं बात करूं, सबको पता है कि लक्ष्मीकांत वन स्टॉप सॉल्यूशन है पॉलिटी के लिए, यू शुड गो फॉर दैट। मैंने भी वही स्टैंडर्ड बुक्स जो हमारी चलती आ रही है यूपीएससी की वही पढ़ी थी। दूसरा, एनसीईआरटी को कभी ना छोड़ें, उनको उनकी समरी वगैरह पढ़ने की कोशिश ना करें, एनसीईआरटी को प्रॉपर पढ़ें, बिकॉज दे विल बिल्ड योर फाउंडेशंस। बाकी मैंने जब अपना टाइम स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत सारे टॉपर्स के ब्लॉग्स देख लिए थे, उसमें से मैंने देख लिया था कि नॉर्मली टॉपर्स ने कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो चूज करी हुई थी। आई मेड अप माई लिस्ट कि मेरे को इस सब्जेक्ट के लिए ये वाली ही करनी है बुक्स, एंड मैंने अपना कंटेंट वहां से डिसाइड कर लिया था पहले ही। ओके। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि जैसा कि मैंने सवाल में भी यही बात रखी थी कि बहुत ज़्यादा कंटेंट इस वक्त अवेलेबल है, कहाँ से क्या चीज़ सही है उसको चूज करने के लिए आप ऐसे जिस तरह से अब इस वक्त आप अभिषेक से मुखातिब हो रहे हैं और अभिषेक से समझ रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई, उसी तरीके से जागरणजोश.com पर हम लगातार कोशिश करते रहे हैं कि जो टॉपर्स हैं उनकी मुलाकात आपसे करवाई जाए। तो वहाँ से आप कुछ हेल्प ज़रूर ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारी बातें आप इनकी अपनी लाइफ में उतार लें, ये ज़रूरी है कि कुछ अच्छे पॉइंट्स जो आपको लगते हैं उसको आप अपने लाइफ में अपनी स्ट्रैटेजी में रख सकते हैं।
यहाँ पर अभिषेक मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके हॉबीज और इंटरेस्ट वैसे हैं क्या, क्या करना पसंद है आपको? मुझे बैडमिंटन खेलना अच्छा लगता है, मुझे म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है, और अब लॉकडाउन की वजह से टीवी सीरीज भी देखना काफी अच्छा लगने लग गया है। लॉकडाउन का आपने पूरा फायदा उठाया है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लॉकडाउन का फायदा उठाया है, और साथ साथ अभिषेक ने भी इस लॉकडाउन का फायदा उठा करके बहुत सारी सीरीज देख डाली हैं, क्योंकि जो प्रिपरेशन आपने पिछले साल करी है उसका सारा आपने हिसाब बराबर कर लिया अपना एंटरटेनमेंट को फुलफिल करके यहाँ पर। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए, अब अभिषेक मैं आपसे आगे बढ़ता हूँ और ये जानने की कोशिश करता हूँ कि जब आप अपना पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू देने जा रहे थे, इंटरव्यू जिसे कहते हैं या फिर पर्सनालिटी टेस्ट यूपीएससी में कहा जाता है, तो उस वक्त अगर आप उस वक्त के टाइम को अगर आप थोड़ा सा पिक्चराइज करके हमें बता सके कि घर से क्या आप सोच कर निकले, वहां पर गए क्या हुआ, हॉल में क्या हुआ, क्या सवाल आपसे पूछे गए, स्टेप बाय स्टेप अगर आप हमें बताएंगे तो व्यूवर्स को समझने में बहुत आसान होगा, क्योंकि मेन में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो क्लियर कर लेते हैं बट पर्सनालिटी टेस्ट वो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। अभिषेक प्लीज बताइए किस तरह से स्ट्रैटेजी आपने अपनाई? तो मैंने पर्सनालिटी टेस्ट 2 टाइम दिया है। सेकंड टाइम में तो मुझे पता था क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम दे रखा था। फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा डर लगता है, हल्का हल्का। दैट नर्वसनेस इज वेरी कॉमन। अगर आप नर्वस नहीं है तो अनकॉमन माना जाएगा, अगर आप नर्वस हैं तो दैट इज कॉमन। तो मैं घर से निकला, अच्छी बात ये थी कि मेरे फादर मेरे साथ गए थे, सो आई हैड दैट सपोर्ट विद मी। यूपीएससी जाते हैं, वहाँ एंट्रेंस पर ही हमारी पहले आईडी कार्ड वगैरह चेक किया जाता है, उसके बाद हमारा मोबाइल, वॉलेट, घड़ी वगैरह सब रखवा ली जाती है बाहर ही रिसेप्शन पे, एंड देन हमें सेंट्रल हॉल भेजा जाता है। सेंट्रल हॉल में दे विल मेक सम ग्रुप्स, बोर्ड वाइज ग्रुप्स होंगे। आपके ग्रुप में 5-6 जने होंगे, और वहां पर पहले आपकी प्रॉपर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी। बोर्ड का आपको नहीं पता लगेगा एंड मोमेंट तक। एक एक करके लोगों को लेके जाया जाएगा बोर्ड रूम में। आपका जब नंबर आएगा तो अ पर्सन विल कम, आपको लेके जाएंगे और एक रूम के बाहर बैठा दिया जाएगा। अराउंड 3-4 मिनट्स की वेटिंग होती है। दोज 3-4 मिनट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि तब बहुत नर्वसनेस फील होती है, लेकिन उस टाइम मैंने लॉन्ग ब्रीदिंग की थी और अपने आप को जस्ट कहा था कि जो होगा अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा। आई हैव टू बी पॉजिटिव, आई हैव टू बी कॉन्फिडेंट। तो थोड़ी सेल्फ टॉक उस टाइम कर लेना थोड़ा बेनिफिशियल रहता है, ताकि आप बोर्ड में जाएं तो कॉन्फिडेंट होके जाएं। फिर बेल बजती है, आपको अंदर जाना होता है, एंड द बोर्ड्स आर वेरी प्लेजेंट। मतलब जितने भी कैंडिडेट से मेरी बात होती है, बोर्ड्स वहां पर आपको बहुत कंफर्टेबल करते हैं। जब आप आते हो, आराम से आपसे पहले एक कन्वर्सेशन ब्रेकर टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैसे हो, वेयर आर यू फ्रॉम, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड वंस यू आर कंफर्टेबल, देन वो आराम से आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके, किस तरह के सवाल आपसे पूछे गए थे, अगर थोड़ा उसके बारे में आप बता सकें? मैंने 2 टाइम दिया है, तो दोनों टाइम ही मेरा इंटरव्यू कहीं ना कहीं डैफ बेस्ड था, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैंने अपना एक पेपर भी प्रेजेंट किया था हांगकांग में, तो उसके बारे में काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा मेरा एक प्रोजेक्ट था वुमेन एम्पावरमेंट पे, उस पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। कॉलेज में आई वाज अ पार्ट ऑफ एनएसएस, उस पर क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस साल चूंकि मैं आईआरएसआईटी में था, तो टैक्सेशन, डिजिटल इकोनॉमी की टैक्सेशन, हमारी इकोनॉमिक डाउनटर्न की, कोरोना वायरस की वगैरह की वजह से इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, एंड ऑल दैट, इन सब चीजों पर ही क्वेश्चन रहे थे मेरे से। तो मोस्ट लाइकली दोनों टाइम मेरा डैफ बेस्ड प्लस थोड़े बहुत करंट अफेयर्स। ओके, तो अभिषेक यहाँ पर आपने मेरे जो सवाल थे, मेरे दोस्तों के जो सवाल थे, मेरे व्यूवर्स के जो सवाल थे, उन सभी सवालों का आपने जवाब दिया बखूबी, और होपफुली ये ज़रूर हेल्प करेगा उन सभी एस्पिरेंट्स को जो अगले साल प्रीलिम्स में अपेयर हो रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बस मैं लास्ट आपसे सवाल यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि अगर जो लास्ट आप टिप देना चाहेंगे उन सभी एस्पिरेंट्स को कि कि एक समय आता है कि जब फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो किस तरह से उसको टैकल किया जाए, एक लास्ट टिप आपकी तरफ से? यूपीएससी में ऐसा होता है कि आपके पास आपके हाईज एंड लो पॉइंट्स आएंगे, जरूर आएंगे। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जब मैंने इनिशियली टेस्ट सीरीज करना स्टार्ट किया था तो मेरे बहुत लो स्कोर आते थे। तो मेरे को डाउट होना स्टार्ट हो गया था कि होगा नहीं होगा, क्या होगा। उस टाइम पे हमेशा खुद से बात करना, यानी सेल्फ टॉक, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा, मैं क्या करता था, मैं मोटिवेशनल वीडियो स्टार्ट कर लेता था यूट्यूब पे। तो
उससे मेरे को काफी अच्छा लगता था, काफी मैं इंस्पायर हो जाता था। बाकी अगर बहुत ज्यादा आप लो फील कर रहे हैं तो आप 1 या 2 दिन का ब्रेक भी ले सकते हैं टू कूल दैट स्टीम ऑफ। तो मैं भी ऐसा करता था, मैं बीच बीच में एक आध दिन का ब्रेक ले लेता था। उसमें मैं फिर पढ़ाई के बारे में नहीं सोचता था, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता था, फिर आराम से पढ़ लेता था। तो अगेन इम्पॉर्टेंट यही है कि अपनी पर्सनल लाइफ और अपनी प्रिपरेटरी लाइफ, इसमें बैलेंस रखा जाए, ताकि इतना लो पॉइंट ना आ जाए कि हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाए। तो अभिषेक, यहाँ पर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सारे सवालों का आपने जवाब दिया, बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया, और आपका जो सपना था आईएएस बनने का, वो आपने पूरा करके दिखा दिया है। तो बस जाते जाते मैं सभी व्यूवर्स को ये कहना चाहूँगा, और साथ ही साथ अभिषेक पर भी ये लाइन्स फिट होती हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर सभी दोस्तों से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अभिषेक थे जिन्होंने इस बार यानी कि 2019 के सिविल सर्विसेज एग्जाम्स 2019 में टॉप किया है, 24th रैंक इनकी आई है। आपने इनसे मुलाकात करी, इनसे बात करके आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और देखते रहें जागरणजोश.com। नमस्कार।